अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशंस एंड कन्फेशंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 45 तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रेज ये होता है कि व्हेन एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड व्हेन कन्फेशंस आर रेलेवेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो भी क्लियर करते चलेंगे और साथ ही साथ हम जो है इन दोनों को एलोबरेट भी करेंगे। अब सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किस चीज़ का, जो है एडमिशन एंड कन्फेशन का। एक है हमारे पास एडमिशन और एक क्या है हमारे पास, एक है कन्फेशन। अब देखें कन्फेशन कब होता है और एडमिशन कब होता है। एडमिशन होता है आपका कि कहाँ पर, इन सिविल केसेस, और कन्फेशन कहाँ होता है, क्रिमिनल केसेस। ठीक है, एक ये पॉइंट नोट डाउन करें। उसके बाद all confessions are admissions but all admissions are not confession। दूसरी पॉइंट क्या है, क्या कहती है हमें, all confessions are admissions but all admissions are not confession। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर करता है। उसके बाद एक और पॉइंट ये कि इन दोनों की मीनिंग क्या है। अब जो यहाँ पर एडमिशन है, एडमिशन किसको कहते हैं, एडमिशन हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट डेट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट डेट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर। अब देखें, जो एडमिशन करता है अपनी ही जात के खिलाफ, कोई ये कह दे कि मुझे इसको 10 लाख रुपए देने हैं, तो ये क्या है, ये एक एडमिशन है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने डी का कत्ल किया है, तो ये क्या है, ये कन्फेशन है। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो आपका कन्फेशन है, कन्फेशन हम किसको कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। किस चीज की एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। और ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट दैट गोज अगेंस्ट द फेवर ऑफ मेकर। ये इन दोनों की डेफिनेशन है। ऑल दो कन्फेशन की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है कंप्लीट बैरेक्ट ऑफ क्यूएसओ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है, उसके बाद जो है आप एक बात और याद रखें कि जो आपका कन्फेशन है, कन्फेशन में आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इन कन्फेशन यू कैन नॉट रिट्रैक्ट, you can not retract in admission and you can retract in confession। कन्फेशन के अंदर आप अपनी बात से, उस कन्फेशन से, उस एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट से मुकर सकते हैं, लेकिन जो आपका एडमिशन है, एडमिशन से आप मुकर नहीं सकते। जिस तरीके से हमारे पास आर्टिकल 45 की सूरत में है, जो हमें क्या कहता है, एडमिशन एक्ट एज स्टॉपल, कि एक बार जिसने कोई डिक्लेरेशन कर दी, एक बार किसी ने कोई बात एडमिट कर दी, उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, स्टॉपल लग जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ए है, बी है और सी है और डी, ये चारों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, मिस्टर वाई के साथ। अब यहाँ पर ए कहता है कि हम चारों ने मिलके क्या किया, हम चारों ने मिलके वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके साथ कोई भी फ्रॉड किया XYZ। अब ये जो ए ने एडमिशन किया है, ये एडमिशन इन चारों का है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों किसका मर्डर करते हैं, ये चारों मिस्टर डब्ल्यू का मर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए जो है क्या कहता है कि हम
हम चारों ने मिलके डब्ल्यू का मर्डर किया। अब इस कन्फेशन पे एक को तो सज़ा होगी, लेकिन ये तीनों के लिए एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं होगा। इसको हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन सर्कमटेंशियल एविडेंस। जब तक ये एविडेंस किसी और के साथ कोरोबरेट ना कर जाए तब तक इन तीनों को सज़ा नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने हो सकता है मूवी देखी हो टेम्पर। उसके अंदर क्या होता है, उस मूवी के अंदर 4 लोग एक जाहिलाना तरीके के साथ किसी फीमेल का रेप करते हैं और उसको जान से मार देते हैं। अब एट द एंड पुलिस वाले को, जो हीरो होता है, उस हीरो को उन चारों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो ये जानता है कि आज अगर इन चारों को सज़ा ना दिलवाई गई तो एट द एंड ये चारों के चारों छूट जाएंगे। वो कन्फेस करता है, वो क्या करता है, कन्फेशन करता है कि हम पांचों ने मिलकर इसके साथ रेप किया, इस लेडी को जान से मारा। अब वो क्या कर रहा है, वो कन्फेशन कर रहा है। अब उस कन्फेशन से ही क्या होता है कि उन चारों को सज़ा सुना दी जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई शख्स कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन उसकी ज़ात के लिए होगा, उन किसी और के लिए नहीं होगा। उस कन्फेशन से उसको सज़ा होगी, बाकी सब के लिए क्या होगा, सर्कमटेंशियल एविडेंस। जब तक वो एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ कोरोबरेट ना कर जाए तब तक उस एविडेंस पर बाकियों को सज़ा नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमें कुछ यूं कहता है कि जो आपकी कन्फेशंस हैं, कन्फेशंस की 2 काइंड्स हैं। कितनी काइंड्स हैं, 2 काइंड्स। वो कौन सी काइंड्स हैं, एक है हमारे पास जुडिशियल कन्फेशन और एक है हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब ये जुडिशियल कन्फेशन क्या है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन जो बिफोर द मजिस्ट्रेट या फिर बिफोर द ट्रायल कोर्ट अगर कोई कन्फेस करे अपना जुर्म, और कन्फेशन जो आपका मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होता है वो होता है सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत, ठीक है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी के सामने भी हो सकता है, डॉक्टर के सामने, पुलिस वाले के सामने। तो यहाँ पर एक बार लग गया, सेक्शन आर्टिकल 38 और 39 ने हमें ये कहा कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस एंड कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस हैज इज नो एविडेंस। किस तरीके से, अब देखें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बिफोर द पुलिस और इन कस्टडी ऑफ पुलिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम मिसाल के तौर पे, अगर कोई भी शख्स कोई जुर्म करता है और पुलिस वालों को उसकी ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स के पुलिस वालों को नहीं पता कि ये जुर्म किसने कमिट किया है, और वो जाके पुलिस स्टेशन में जाके बिफोर पुलिस वो क्या करता है, बिफोर पुलिस वालों के सामने जाकर वो ये तस्लीम करता है कि मैंने उसको जान से मारा और मैं ताज़ा ताज़ा खून मर्डर करके अभी यहाँ पर आया हूँ। अब देखें उसके ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं है पुलिस की तरफ से, ठीक है। अब इन कस्टडी ऑफ पुलिस क्या होता है कि पुलिस उसको मारती है और पुलिस की मार से, पुलिस के डर से, पुलिस की मार की डर से वो क्या करता है, वो शख्स कन्फेशन कर देता है इन कस्टडी ऑफ पुलिस कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, हाँ मैंने ये चोरी की है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस क्लियर किया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन कस्टडी ऑफ पुलिस एंड इन बिफोर पुलिस। उसके बाद क्या है कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, जो भी कन्फेशंस आपके थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के जरिए से होंगे वो क्या होंगे, वो इररेलेवेंट होंगे। उसके बाद ये रेलेवेंट कब होंगे, ये रेलेवेंट तब होंगे जब उसमें से थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, इन तीनों को रिमूव कर दिया जाए तो फिर वो आपके रेलेवेंट हो जाएंगे। क्या याद रखनी है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। अब थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस जहां पर आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा यूँ समझते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। हमारे पास आर्टिकल, सबसे पहले हम कन्फेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जो है एडमिशंस क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल 37 है,
कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन जिसके अंदर थ्रेट आ जाए, इंड्यूसमेंट आ जाए और प्रॉमिस आ जाए, वो क्या हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। थ्रेट मीन्स किसी को डरा धमका के, इंड्यूसमेंट मीन्स कि अगर अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर अगर कोई शख्स ये कहे कि तुम कन्फेस करो कि ये मर्डर तुमने किया है, आया कि उसने खुद ने किया है, वो क्या कह रहा है, तुम ये कन्फेस करो ये मर्डर तुमने किया है, अदरवाइज मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट है। प्रॉमिस, प्रॉमिस किस तरीके से, कोई भी शख्स मिसाल के तौर पे ड्राइविंग सीट पे ओनर बैठा हुआ था, ड्राइवर की जगह पे एक्चुअल मालिक बैठा हुआ था, अब वो ड्यूरिंग ड्राइविंग उससे हो जाता है एक मर्डर, एक एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट की सूरत में वो ड्राइवर को ये कहता है कि तुम जगह चेंज करो, और कोई भी पूछे तो ये कह देना कि ये मर्डर तुमने किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ड्राइवर कन्फेस नहीं करता, लेकिन ड्राइवर को वो ये कह दे कि तुम ये जो है कन्फेशन कर लो, उसके बाद तुम्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी। तो प्रॉमिस के जरिए से, थ्रेट के जरिए से, इंड्यूसमेंट के जरिए से अगर कोई भी कन्फेशन होगा तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद कहते हैं आर्टिकल नंबर 38 कहते हैं कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब देखें आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में क्या फर्क है। कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम। आर्टिकल 38 ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन में जाकर ये गवाही दे दे या ये कन्फेशन कर ले कि मैंने उसका मर्डर किया, मैंने बी को बी का रेप किया, या XYZ कोई भी इस टाइप का कन्फेशन कर ले क्रिमिनल केसेस के अंदर, तो वो इररेलेवेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39 ने क्या कहा कि अगर कोई शख्स इन कस्टडी ऑफ पुलिस है, पुलिस की कस्टडी में है, तो वो शख्स अगर ये कह दे कि हाँ हाँ मैंने जो है ये जुर्म किया है, अब आइदर उसने पुलिस के डर से किया या आइदर उसने वैसे ही कर दिया, तो ये क्या है, ये आपका इररेलेवेंट है। वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 38 39 क्लियर हुआ। अच्छा, अब उसके बाद हम क्लियर करते हैं आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 38 और 39 की। किस तरीके से, आर्टिकल 39 40 क्या कहता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। कहता है कि अक्यूज्ड से कोई अगर इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, पुलिस ऑफिसर अगर कोई भी अक्यूज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो कितनी साबित हो सकती है। अब आर्टिकल 40 को अगर आप पढ़ें तो उसमें सिंपली ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कह दे कि हम चारों ने मिलकर पुलिस वालों को कन्फेशन कर दे कि हम चारों ने मिलकर जो है 5 करोड़ पे गबन किए हैं, या 10 करोड़ पे की चोरी की है, या बैंक को लूटा है, और उसका माल हमारे घर के उस जगह पे उस अलमारी के जो है तीसरे खाने में पड़ा हुआ है, जाके आप चेक कर लें। तो अब उसने क्या किया, अब आर्टिकल 38 और 39 ने तो ये कह दिया कि इन कस्टडी ऑफ पुलिस और बिफोर पुलिस देयर इज नो कन्फेशन, लेकिन 40 ने ये कहा कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन से कोई और कोरोबोरेशन हो, जिस इंफॉर्मेशन से कोई और कोरोबोरेशन हो, वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट हो, तो वो फिर कन्फेशन की सूरत में आ सकती है। अगर आर्टिकल 40 को पढ़ें तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कुछ इस तरीके से हमें कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्ट वर्डिंग है वो कह रही है when any fact is deposed is to discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंकशाफी बयान कहते हैं, कि उसके बयान को इंकशाफी बयान की सूरत में एक्सेप्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 40 भी हो गया, ये क्या था, आर्टिकल 37। ठीक है, और आर्टिकल पुलिस वालों के बारे में जो था आर्टिकल 38 और 39। उसके बाद हमने क्लियर किया आर्टिकल 40। अब आते हैं आर्टिकल 41 की तरफ। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, आर्टिकल जो 41 है हमारे पास वो बात करता है कन्फेशन मेड व्हेन रिमूव्ड ऑफ इम्प्रेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट। 41 ने ये कहा कि जब आप कन्फेशन से ये तीनों चीजें रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट। 41 ने ये कह दिया। उसके बाद 42 क्या कहता है, 42 हमें कहता है कन्फेशन
otherwise relevant not to be become irrelevant because of promise of secrecy। कह रहा है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट होंगे, नॉट टू बिकम इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी और सिक्रेसी में, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी और प्रॉमिस में क्या फ़र्क है? प्रॉमिस तो मिसाल के तौर पे ये कि अगर मैं मर्डर कर दूं और मैं बी को कहता हूं कि ये मर्डर का इल्ज़ाम आप खुद पे ले लें और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको जेल से छुड़वाऊंगा, तो ये हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी की वजह से अगर कोई कन्फेशन किया जाएगा वो क्या इररेलेवेंट और इररेलेवेंट होगा? वो कह रहा है 42 कह रहा है कि अब ये कह रहा है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बी के सामने सी को जान से मार दूं और मैं कहूं कि ये किसी को ना बताना, मैं कह दूं कि आप जो है मेरे खिलाफ गवाही ना देना, तो ये है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। उसके बाद आर्टिकल 43 क्या कहता है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन इफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। यही बात आ गई कि जो आपका जो भी शख्स कन्फेशन करता है वो कन्फेशन उसके खिलाफ, उसकी ज़ात के खिलाफ है और उसको सज़ा होगी, लेकिन बाकियों के लिए क्या होगी? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद आर्टिकल 44 क्या कहता है? अक्यूज्ड पर्सन टू बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। 44 ने सिंपली ये बात की कि जो भी अक्यूज्ड है, जिसने कन्फेशन किया, उसके खिलाफ क्रॉस एग्जामिन भी होगा। उसके बाद एडमिशन नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, कि जो भी शख्स एडमिशन करता है, एडमिट करता है, तो एडमिशन पर स्टॉपर लग जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 30 से लेके। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिशन क्या है। अगर हम एडमिशन की बात करें, एडमिशन की जो डेफिनेशन है, अच्छा एडमिशन की डेफिनेशन डिफाइन है आपके आर्टिकल नंबर 30 के अंदर, लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है आपके कंप्लीट कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर आप कोई अच्छी कमेंट्री वाली बुक लें तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और बाकी जितने ये काइंड्स ऑफ एविडेंस में पढ़ा रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहा कि सर ये तो बैरक की वर्डिंग में, बैरक की बुक में ही नहीं है, तो खैर वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, आप सबसे पहले हम क्लियर करते हैं एडमिशन। एडमिशन आर्टिकल कौन सा है? 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 सिंपली बात करता है कि एडमिशन क्या है। एडमिशन, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री विच सजेट्स एनी इंटरफेरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कह रहा है कि जो आपका एडमिशन है वो आइदर ओरल भी हो सकता है, आइदर डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, पहली तो इसने ये बात कर दी। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एडमिशन होगा वो होगा फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या फिर होगा रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयरिन मेंशन। कि कह रहा है कि एडमिशंस जो है वो क्या होंगे? जो कि आगे मेंशन है किस तरीके से। और उसके बाद इसने फर्दर ये कह दिया कि एडमिशन एक्ट्स एज स्टॉपल, जैसे कि हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 45 के साथ। अब अगर हम आर्टिकल नंबर 31 को डिस्कस करें, आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 क्या कह रहा है कि अब देखें, हम इसको थोड़ा यूं करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि जो आपका एडमिशन है, एडमिशन कौन कौन दे सकता है? एनी पार्टी। सबसे पहले आपने पॉइंट क्या याद रखनी है? एनी पार्टी, एनी ऑफ पर्संस, एनी ऑफ पर्संस। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास क्या है? पार्टी टू प्रोसीडिंग हिज एजेंट, पार्टी टू प्रोसीडिंग हिज एजेंट। यानी कि आपका पार्टी टू प्रोसीडिंग भी दे सकता है और उसका एजेंट यानी कि उसका वकील भी एडमिशन कर सकता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पर्सन हुज पोजीशन इज अगेंस्ट टू पार्टी, पर्सन हुज पोजीशन इज अगेंस्ट टू पार्टी, कि जिसकी पोजीशन पार्टी के खिलाफ हो
वो भी कर सकता है। और उसके बाद लास्ट में क्या कह दिया उसने कि रेफर्ड पर्सन। अब ये रेफर्ड पर्सन कौन सा होता है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पे ए ने, बी ने, सी ने और डी ने, या इसको छोड़ें, ए ने बी के साथ एक जो है क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी कार का, ठीक है। और ए ने बी को ये कहा कि ये गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। अब इस गाड़ी में निकल आता है एक एक्सीडेंट। बी कहता है कि इस गाड़ी में एक्सीडेंट है, ये आपने कहा था ये नॉन एक्सीडेंट है, लेकिन ये तो एक्सीडेंटेड गाड़ी है। अब ए कहता है कि मैं आपके पास जब लेके आ रहा था, आपके पास लाने से पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको कार वाश के पास दिया, मैंने अपनी कार क्या करवाई, वाश करवाई। और मैं कहाँ पर गया, मैं गया एक्स की शॉप पे। आप एक्स से पूछ लें, अगर एक्स ये कह दे कि ये एक्सीडेंटेड कार थी, तो मैं लायबल हूँ आपको कंपनसेट करने का। इसको कहते हैं रेफर्ड पर्सन। कि अगर मैं ये कह दूं कि आप उससे जाके पूछ लें कि वो भी इस बात की गवाही देगा कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त थी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रेफर्ड पर्सन कहा जाता है। उसके बाद क्या है, सरकमटांसेस के कौन कौन से सरकमटांसेस में आपकी जो गवाही है वो उसके एडमिशन होगी। ऑन विच सरकमटांसेस, तो सरकमटांसेस कौन कौन से हैं, इज डिस्प्यूट देन प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट 76। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर ओरल और डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है, अब ओरल और डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा डिस्कस कर लें तो हमारे पास ओरल और डॉक्यूमेंट्री को ये इस तरीके से कुछ कह रहा है कि एडमिशन बाय पार्टी टू, अब ये जो थे ये क्या थे, आर्टिकल 31, 32 और हमारे पास 33 तक क्लियर हो गया। अब 34 को देखते हैं। 34 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम और बाय और ऑन देयर बिहाफ। अब मिसाल के तौर पे ये कह रहा है कि वो एडमिशंस कब प्रूफ होंगे, जो शख्स अपनी ज़ात के खिलाफ करे या फिर जो किसी और के खिलाफ करे। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मुझे जुलैद से 10 लाख रुपए लेने हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं कोर्ट में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, मेरी बात साबित तब तक नहीं होगी जब तक मैं उसको साबित किसी प्रूफ के साथ, किसी एविडेंस के साथ ना करवा दूं। लेकिन मेरी बात तब साबित हो सकती है जब मैं एक अपनी रेगुलर डायरी मेंटेन करता हूं, ठीक है। अब उस रेगुलर डायरी के अंदर मैं ये लिख दूं कि मैंने बी को 2 लाख रुपए देने हैं, मैंने सी को 3 लाख रुपए देने हैं, मैंने 10 लाख रुपए जुलैद से लेने हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करता हूँ। और उस कंडीशन में उस पॉइंट पे मेरी डेथ हो जाती है या मैं पाया नहीं जाता, कैन नॉट बी फाउंड हो जाता हूँ, फिर जो आपका एडमिशन है वो मेरी ज़ात, वो जो है मैं किसी और की ज़ात के खिलाफ दे सकता हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट, कि कब आपके ओरल एविडेंस जो है वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होंगे। देखिए, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो आर्टिकल था, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 ने ये बात की कि जब आपके ओरल एविडेंस जो है कब साबित किए जा सकते हैं, जहां पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इस शख्स का है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट किसी और शख्स का है, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। लेकिन आर्टिकल 76 ने कुछ यूं कहा कि अगर जहां पर आपका डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहां पर आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो ओरल एविडेंस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेवेंट कब दिए जाएंगे और कब वो एडमिशन कहलाएंगे, जब वो डॉक्यूमेंट ही प्रूफ ना हो, जब वो डॉक्यूमेंट आप ना ला सकें। उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हों। उसके बाद एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। उसके बाद आर्टिकल 36 क्या कहता है, आर्टिकल 36 हमें कहता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, कह रहा है कि in civil cases no admission is relevant if it is made either upon express condition that evidence of it is not to be given under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. Nothing in this article shall be taken to exempt any advocate from giving evidence in article 9। अब यहाँ पर यही बात कह रहा है कि एडमिशन क्या है, एडमिशन अपनी ज़ात के खिलाफ होगा। और एडमिशन जो है कोई भी शख्स, पार्टी, उसको जो कोर्ट है वो उसको उस एडमिशन को तब एक्सेप्ट करेगी जब वो एडमिशन अपनी ज़ात के खिलाफ दे रहा हो,
ये कह रहा हो कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया और मैंने इसको ये नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तो आपके एडमिशन तब रेलेवेंट होंगे, अदरवाइज इररेलेवेंट होंगे। अब इररेलेवेंट कब होंगे वो भी हमने डिस्कस किया, और रेलेवेंट कब होंगे वो भी हमने डिस्कस किया, और कन्फेशन को भी डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, लेट्स